Hello learners, welcome to my channel. In this video we are going to learn the different stages of globalization. Whenever a firm wants to internationalize its business, then it has to pass through some stages. So now let's see those stages. A firm which is entirely domestic normally passes through different stages of internationalization before it becomes a global one. The internationalization process consists of 5 stages. First is domestic company, second is international company, third is multinational company, global company, and the last one is transnational company. Moving forward, let's see the different stages. First is domestic company. As the name itself indicates, the first stage will be the local stage, wherein the company makes a humble beginning with the political boundaries of the nation. जब भी जो फर्स्ट स्टेज है वो अपने नाम से ही शो कर रहा है कि वो एक लोकल स्टेज है जहाँ पे कंपनी एक हम्बल बिगिनिंग करती है विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, हैविंग लिमिटेड विजन, मिशन एंड अपॉर्चुनिटीज़. जो भी डोमेस्टिक कंपनी होती है उनके पास लिमिटेड विजन होता है और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती है. दीज कंपनीज कैन फोकस ऑन द डोमेस्टिक मार्केट ओनली एंड द डोमेस्टिक सप्लायर्स, डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंपनीज एंड डोमेस्टिक कस्टमर्स. जो कंपनीज होती है वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस करती है और उनके पास डोमेस्टिक सप्लायर्स होते हैं, डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंपनीज होती है और डोमेस्टिक कस्टमर्स होते हैं. इवन इफ द डोमेस्टिक कंपनी ग्रो इन साइज बिकमिंग स्ट्रोंगर, वेरी रेयरली इट वुड थिंक इन टर्म ऑफ इंटरनेशनलाइजिंग इट्स ऑपरेशन. जब भले ही डोमेस्टिक कंपनी ग्रो कर रही है, अपनी बिजनेस को वो ग्रो कर रही है, पर वो चाहे कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाए पर वो अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज करने से पहले सोचती है. ऑन द अदर हैंड, व्हेन डोमेस्टिक कंपनी ग्रो एंड इंक्रीज देयर कैपेसिटी, दे वुड अटेम्प्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ न्यू मार्केट्स विद इन द डोमेस्टिक लिमिट. और जब भी एक डोमेस्टिक कंपनी ग्रो करती है तो वो अपनी कंपनी की ग्रोथ सिर्फ और अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई करती है न्यू मार्केट्स विद इन द डोमेस्टिक लिमिट. वो अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई तो करती है पर वो सिर्फ डोमेस्टिक लिमिट्स के अंदर करती है विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन. At the most, they would extend their operation to the far of the states within the country. वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को, अपने ऑपरेशन को सिर्फ डिफरेंट स्टेट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद इन द कंट्री, जो कि कंट्री के अंदर ही होगा. They will not think in terms of adopting strategies of penetrating into the international business. वो अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज करने के बारे में नहीं सोचते फॉर द फियर ऑफ अंडरटेकिंग ग्रेटर रिस्क, क्योंकि अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज करने में उनको बहुत ज़्यादा रिस्क फेस करना पड़ता है एंड सेवरल डिफिकल्टीज एंड इम्पेडिमेंट्स इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनलाइजिंग द बिजनेस. क्योंकि अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज करने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज़ को उन्हें फेस करना पड़ेगा और जो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, गवर्नमेंट बैरियर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स होते हैं, तो उन्हें वो सब फेस करना पड़ेगा. तो इसलिए वो अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज नहीं कराते हैं. नाउ द सेकंड स्टेज इज इंटरनेशनल कंपनी. Some of the domestic companies which grow in size and strength with adequate capacity may try their fortunes in the foreign countries. कुछ डोमेस्टिक कंट्रीज़ जो होती है वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ग्रो तो करती है और वो सोचती है कि वो अपने बिजनेस को फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र करे. इन दिस प्रोसेस दे विल बी एथनोसेंट्रिक. एथनोसेंट्रिक का मतलब है विच मीन्स दैट दीज कंपनीज वुड अडॉप्ट द सेम स्ट्रेटजी एज इन होम मार्केट. ये कंपनी क्या सोचती है, ये कंपनी अपने बिजनेस को फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र तो करती है पर वो ये सोचते हैं कि हम वही स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करेंगे जो उन्होंने होम कंट्री में अडॉप्ट करी थी. दीज कंपनीज बिलीव दैट द प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड इन द डोमेस्टिक मार्केट आर सुपीरियर एंड कंटिन्यू द सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट स्ट्रेटजी एंड प्राइस विद सेम प्रमोशन मेथड. ये जो कंपनी सोचती है कि जो उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में जो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की थी वो सुपीरियर है और वो कंटिन्यू करती है सेम प्रोडक्ट के साथ, सेम मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ, प्राइस के साथ और सेम प्रमोशन मेथड के साथ. देयर मेन अटेंशन विल बी ओनली इन डोमेस्टिक मार्केट. उनकी मेन अटेंशन सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में होती है. दो दे एक्सटेंड देयर विंग्स इन द फॉरेन कंट्रीज. भले ही वो अपने बिजनेस को फॉरेन कंट्रीज में एक्सटेंड करे पर उनका मेन अटेंशन सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में होता है. दीज आर ऑल आउट ऑफ नेसेसिटी. At the initial stage of becoming a marketeer in the foreign land, a newly entered international businessman should have to be very cautious and tread carefully. जो इनिशियल स्टेज होती है, जब भी एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज करता है तो उसे बहुत ध्यान से अपने बिजनेस को वहाँ पे एक्सटेंड करना चाहिए. एज हिज एक्सपीरियंस इन द इंटरनेशनल फील्ड इज़ वेरी मच लिमिटेड एंड ऑल्सो हिज रिसोर्सेज. क्योंकि उसे इंटरनेशनल बिजनेस का, इंटरनेशनल फील्ड का बहुत कम एक्सपीरियंस होता है, बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है और उसके पास रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड होते हैं. इट विल टेक टाइम फॉर हिम
टू ओरिएंट हिज बिजनेस इन द फॉरेन लैंड। उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अपने बिजनेस को सेट करने में फॉरेन लैंड में। आफ्टर स्टडिंग एंड एक्सपीरियंसिंग फॉरेन बिजनेस एनवायरमेंट, वो अपने बिजनेस को तभी सेट करेगा जब वो अपने आफ्टर द स्टडी ऑफ एंड एक्सपीरियंसिंग फॉरेन लैंड। In short, the second stage of internationalization, the internationalization company would adopt or extend the domestic country marketing mix and business model and practices in the foreign market as well. सेकेंड स्टेज में क्या है इंटरनेशनलाइजेशन में, उसमें यह है कि डोमेस्टिक जो कंट्री है वो फॉरेन मार्केट में प्रैक्टिस तो करेगी, पर वो वही मार्केटिंग मिक्स और वही मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करेगी जो उसने डोमेस्टिक कंट्री में अडॉप्ट की थी। ऑलमोस्ट ऑल ग्लोबल कंपनीज इन द इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस वुड स्टार्ट एट द सेकेंड स्टेज। Now the third stage is multinational companies. After some time, international companies realize that the domestic model and practices adopted through extension policies do not serve the purpose. जब इंटरनेशनल कंपनीज रियलाइज़ करती है कि डोमेस्टिक जो पॉलिसीज़, डोमेस्टिक जो स्ट्रेटजीज़ वो अडॉप्ट कर रहे हैं वो अपने थ्रू एक्सटेंशन पॉलिसीज़ डू नॉट सर्व द पर्पज़, मतलब वो जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ है वो उन्हें इतना बेनिफिट नहीं कर रही है। द फॉरेन कस्टमर्स मे नॉट प्रिफर द प्रोडक्ट्स दैट आर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। जो फॉरेन कस्टमर्स हैं वो प्रिफर नहीं करते जो प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक मार्केट में सेल किए जाते हैं, क्योंकि जो डोमेस्टिक कंपनीज़ है जब वो अपने बिज़नेस को इंटरनेशनलाइज करती है फॉरेन कंपनी में, तो वो क्या सोचती है, वो ये सोचती है कि हम अपनी ही डोमेस्टिक प्रैक्टिसेस को फॉरेन मार्केट्स में अडॉप्ट करें, पर वो जो प्रैक्टिसेस होती है वो उन्हें उतना बेनिफिट नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, जो फॉरेन कस्टमर्स होते हैं वो प्रेफर ही नहीं करते हैं जो प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक मार्केट में सेल किए जाते हैं। हैंस दीज कंपनीज रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द डोमेस्टिक डिफरेंट कस्टमर्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये क्या करती है, ये कंपनी रिस्पॉन्ड करती है जो नीड्स है कस्टमर्स की डिफरेंट कंट्रीज में और प्रोड्यूस करती है वही गुड्स और सर्विसेज जो उन्हें सेटिस्फाई करे, जो फॉरेन कंट्रीज के पीपल को सेटिस्फाई करे। तो डोमेस्टिक कंपनीज क्या करती है, वो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन्हीं की जो स्ट्रेटजीज है वो अडॉप्ट करती है। So there is an example for the third stage. In the year 1957, Japan exported Toyopet cars to USA. These were produced by Toyota Company for Japan. These cars could not be sold in USA as they were considered unpowered and overpriced by the customers in the US market. 1957 में जापान एक्सपोर्ट करता था टोयोपेट कार्स को यूएसए में, पर क्योंकि जो ये टोयोटा कार्स थी, टोयोटा कंपनी ने जापान के लिए बनाई थी, पर जो ये कार थी वो यूएसए में वो नहीं बेच पाए। क्यों? क्योंकि एज दे वर कंसिडर्ड अनपावर्ड एंड ओवरप्राइज्ड। यूएसए की मार्केट में जो ये टोयोटा कार्स थी वो ओवरप्राइज्ड थी। द अनसोल्ड कार्स वर शिफ्ट बैक टू जापान। जो अनसोल्ड कार्स थी उन्हें वापस से जापान में शिफ्ट कर दिया गया, शिफ्ट बैक टू जापान। द एथनोसेंट्रिक स्ट्रेटजी प्रूव्ड अ बिग फेलियर फॉर जापान। जो उन्होंने अपनी ही कंट्री की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी वो एक बिग फेलियर था जापान के लिए। हाउएवर जापान टुक दिस फेलियर एज एन एक्सपीरियंस एंड डिज़ाइन न्यू मॉडल कार्स सुटेबल फॉर द यूएस मार्केट। तो उन्होंने जापान ने क्या किया है, न्यू मॉडल की कार बनाई यूएस मार्केट के लिए जो वहाँ पे सुटेबल थी एंड प्रूव्ड सक्सेसफुल इन marketing in USA. In this process of becoming a multinational company, it is imperative to study closer the taste, preference and the need of the product in each market in foreign countries. Now the fourth stage is global company. A global company is the one which has either global marketing strategy or a global strategy. एक ग्लोबल कंपनी वो कंपनी होती है जिसके पास या तो ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है या फिर ग्लोबल स्ट्रेटजी है। इट प्रोड्यूसेस इन द होम कंट्री और इन एनी वन एंड and markets the product throughout the globe. ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट को होम कंट्री में या फिर किसी भी और कंट्री में भी, पर मार्केट करती है खुद के प्रोडक्ट्स को थ्रू आउट द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में मार्केटिंग करती है और प्रोड्यूसेस ग्लोबली एंड फोकसेस ऑन मार्केटिंग डोमेस्टिकली. For example, Harley designs and produces super heavy weight motorcycles in USA and markets them globally. Harley ने क्या किया था, डिज़ाइन किया था और प्रोड्यूस किया था सुपर हैवी वेट मोटरसाइकिल्स इन USA और उन्हें मार्केट किया था पूरे वर्ल्ड में. डॉक्टर रेड्डीज लैब डिज़ाइंस एंड प्रोड्यूसेस ड्रग इन इंडिया एंड मार्केट्स ग्लोबली. डॉक्टर रेड्डीज के लैब ने डिज़ाइन किया था और प्रोड्यूस किया था ड्रग्स को इंडिया में और मार्केट किया था ग्लोबली. Thus, these two are example of global marketing. The last stage is transnational company. This is the final stage which is called transnational. This company operates throughout the world, not only in production but also in marketing and as well as in investing for profit. ये कंपनी क्या करती है, ये ऑपरेट करती है पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ प्रोडक्शन के सेक्टर में नहीं, मार्केटिंग के सेक्टर में नहीं, एज वेल एज इन इन्वेस्टिंग फॉर प्रॉफिट.
This is no pure transnational corporation. However, most of the companies satisfy many of the characteristics of a global corporation. I hope you have understood all the 5 stages of globalization very clearly. Thank you for watching.